आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का ज्योग्राफी। चैप्टर नेम है इंडस्ट्रीज। सो लेट्स बिगिन। इंडस्ट्री इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी हुज एम इज टू प्रोड्यूस, एक्सट्रैक्ट और सप्लाई गुड्स और टू प्रोवाइड सर्विसेज। इंडस्ट्री एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जिसका एम होता है गुड्स को प्रोड्यूस करना यानी उत्पादन करना, एक्सट्रैक्ट निष्कर्षण करना और सप्लाई या आपूर्ति करना या सर्विसेज प्रोवाइड करना। एन एक्टिविटी सच इज लंबरिंग, फार्मिंग और माइनिंग टू ऑब्टेन अ प्राइमरी प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्री। यानी ऐसी एक्टिविटी जैसे कि लंबरिंग, फार्मिंग या माइनिंग जो एक प्राइमरी प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए किया जाता हो, वैसे एक्टिविटी को प्राइमरी इंडस्ट्री कहा जाता है। व्हेन प्राइमरी प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड दे चेंज इनटू सेकेंडरी प्रोडक्ट। जब प्राइमरी प्रोडक्ट को प्रोसेस किया जाता है तो वे सेकेंडरी प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। Thus, cotton is a primary product while yarn and fabric obtained by processing cotton are secondary product. इस प्रकार कॉटन एक प्राइमरी प्रोडक्ट है जबकि यार्न और फैब्रिक ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग कॉटन, कॉटन को प्रोसेस करके प्राप्त यार्न और फैब्रिक यानी धागा और वस्त्र सेकेंडरी प्रोडक्ट है। The processing of primary product to produce secondary product is called secondary industry or manufacturing industry. सेकेंडरी प्रोडक्ट का निर्माण करने के लिए या उसका उत्पादन करने के लिए प्राइमरी प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग करना सेकेंडरी इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहलाती है। Secondary industry includes the sugar industry, the textile industry, the steel industry, oil refining and so on. अर्थात सेकेंडरी इंडस्ट्री में शुगर इंडस्ट्री यानी चीनी उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी वस्त्र उद्योग, स्टील इंडस्ट्री यानी स्टील उद्योग, ऑयल रिफाइनिंग और इत्यादि शामिल होती हैं। When we talk about industry, we usually mean secondary industry। और जब हम लोग इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करते हैं तो हमारा प्राय कहने का तात्पर्य होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। When a primary product is processed into a secondary product, its utility and value increase। जब एक प्राइमरी प्रोडक्ट एक सेकेंडरी प्रोडक्ट में प्रोसेस होती है तो इसकी यूटिलिटी और वैल्यू बढ़ जाती है। फॉर इंस्टेंस, A jute bag is more useful and expensive than raw jute। उदाहरण के लिए एक जूट बैग ज़्यादा यूज़फुल और एक्सपेंसिव होता है देन रॉ जूट, कच्चे जूट की तुलना में। बिकॉज ऑफ द एडिशन इन वैल्यू, सेकेंडरी प्रोडक्ट आर ऑफन कॉल्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। वैल्यू में एडिशन के कारण ही सेकेंडरी प्रोडक्ट को प्रायः वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कहा जाता है। बिसाइड्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, देयर इज अनदर काइंड ऑफ इंडस्ट्री कॉल्ड टर्सरी इंडस्ट्री। प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के अलावे एक अन्य प्रकार की इंडस्ट्री होती है जिसे टर्सरी इंडस्ट्री कहा जाता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स, it provides services such as banking, insurance, education, information, healthcare, entertainment, security, transportation and so on। यह कोई गुड्स यानी कोई वस्तु का उत्पादन नहीं करता है बल्कि यह सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सेवाएं प्रदान करती है जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन
और इत्यादि। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रेडिंग, इसमें ट्रेडिंग भी शामिल होती है। नाउ स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन इन एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री में प्रोडक्शन की अवस्थाएं। मैन्युफैक्चरिंग नीड्स रिसोर्सेज सच एज रॉ मटेरियल्स, लेबर, मशीन्स, पावर एंड ट्रांसपोर्ट एंड मनी टू पे फॉर दीज। मैन्युफैक्चरिंग में रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, लेबर, मशीन, पावर यानी बिजली, एंड ट्रांसपोर्ट एंड मनी टू पे फॉर दीज, और इन सबों के लिए पे करने के लिए मनी की ज़रूरत होती है। दिस थिंग्स आर कॉल्ड इनपुट्स, और ऐसे सभी चीज़ों को इनपुट्स कहा जाता है। द एक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स वेरियस प्रोसेसेस इन विच रॉ मटेरियल्स गोज थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड बाय विच द रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग के कार्य में विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, इन विच, जिसमें कि रॉ मटेरियल्स गोज थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के विभिन्न स्टेजेस से होकर गुजरती हैं, एंड बाय विच, और जिसके द्वारा द रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होते हैं। द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर देन hygienically packaged and reach you through a chain of wholesalers and retailers। यानी जो तैयार प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हाइजीनिकली यानी सफाई की दृष्टि से, साफ सफाई की दृष्टि से पैकेज किया जाता है, एंड रीच यू, और आप तक पहुंचती हैं थ्रू अ चेन ऑफ होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, होलसेलर और रिटेलर के चेन के माध्यम से। द फिनिश्ड गुड्स एंड इनकम फ्रॉम सेलिंग देम आर द आउटपुट्स। फिनिश्ड गुड्स यानी कि तैयार वस्तुएं, निर्मित वस्तुएं, और उन्हें बेच करके प्राप्त इनकम आउटपुट्स कहलाते हैं। Thus, obtaining the raw material, processing it into the finished product and distributing it are the various stages of production in an industry। इस प्रकार रॉ मटेरियल यानी कच्चे पदार्थ को ऑब्टेन करना, हासिल करना या प्राप्त करना, प्रोसेसिंग इट इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट, इसे फिनिश्ड प्रोडक्ट में प्रोसेस करना यानी बदलना, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, और इसे डिस्ट्रीब्यूट करना। इंडस्ट्री के विभिन्न स्टेजेस के प्रोडक्शन है, यानी प्रोडक्शन के विभिन्न स्टेजेस हैं सभी। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, रॉ मटेरियल्स एंड ओनरशिप। इंडस्ट्री को उसकी साइज, रॉ मटेरियल और ओनरशिप यानी स्वामित्व, इन सबों के आधार पर बांटा गया है या बांटा जाता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के आधार पर, द साइज ऑफ एन इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। यानी एक इंडस्ट्री की साइज इन्वेस्ट किए गए कैपिटल के अमाउंट, एम्प्लॉय किए गए लोगों की संख्या यानी काम पर लगाए गए लोगों की संख्या, एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन का वॉल्यूम, इन सबों पर डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू साइज, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, कॉटेज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। साइज के अनुसार इंडस्ट्रीज को तीन टाइप में क्लासीफाई किया जा सकता है, यानी बांटा जा सकता है। कॉटेज, स्मॉल स्टेज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्री जिसे कुटीर उद्योग कहते हैं, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज या घरेलू उद्योग भी कहा जा सकता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज इन विच द क्राफ्ट्समैन मेक गुड्स इन देयर होम्स विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। अर्थात
कॉटेज इंडस्ट्रीज वैसे हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज हैं, यानी वैसे घरेलू उद्योग हैं इन विच, जिसमें कि द क्राफ्टमैन मेक गुड्स इन देयर होम्स विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स, जिसमें कि क्राफ्टमैन यानी कि कारीगर अपने पारिवारिक सदस्यों की मदद से अपने घरों में वस्तुओं का निर्माण करते हैं। दे इन्वेस्ट वेरी लिटिल कैपिटल, यूज लोकल रॉ मटेरियल्स एंड सिंपल टूल्स। वे बहुत कम पूंजी इन्वेस्ट करते हैं, यूज़ लोकल रॉ मटेरियल्स एंड सिंपल टूल्स, लोकल रॉ मटेरियल्स और सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। लिटिल और नो पावर इज यूज्ड, इसके लिए थोड़ी बिजली या फिर बिल्कुल भी बिजली की ज़रूरत नहीं होती है। देयर स्किल्स आर जनरली हेरिडेटरी, उनके स्किल्स यानी उनकी कारीगरी या कौशल सामान्यतः हेरिडेटरी होती है, वंशानुगत होती है। दे सेल देयर प्रोडक्ट इन द लोकल मार्केट्स, वे अपने प्रोडक्ट को लोकल मार्केट में सेल करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इंक्लूड पॉटरी, बास्केट्स, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, डेकोरेटिव आइटम्स, जैम्स एंड जेलीज, पिकल्स etc। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट में पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन, बास्केट्स टोकरी, टेक्सटाइल यानी वस्त्र, ज्वेलरी, डेकोरेटिव आइटम्स, जैम्स और जेलीज, पिकल्स यानी अचार इत्यादि शामिल होते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर वेरी कॉमन इन इंडिया एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज इंडिया और अन्य साउथ एशियन कंट्रीज में बहुत ही आम बात है। नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय some labor and use power driven machinery। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कुछ लेबर को रखती है, काम पर रखती है, एंड यूज़ पावर ड्रिवन मशीनरी और बिजली चालित मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, यानी बिजली से चलने वाले मशीन का इस्तेमाल करते हैं। Raw materials are obtained from outside and products are sold in the local as well as outside markets through traders। raw material बाहर से प्राप्त किए जाते हैं and products are sold in the local as well as outside markets through traders, और प्रोडक्ट को ट्रेडर की मदद से आउटसाइड मार्केट में उसके साथ साथ लोकल में भी बेचा जाता है। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग कंट्रीज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉल्यूशन। वे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्या चीज़ में, तो इन द डेवलपिंग कंट्रीज यानी कंट्रीज़ को डेवलप करने में, देश का विकास करने में। दूसरा, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के एक लार्ज सेक्शन को यानी एक बड़े वर्ग को एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार प्रोवाइड करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूड टेक्सटाइल, सिरामिक्स, टॉयज, लेदर गुड्स, फूड स्टफ्स, यूटेंसिल्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स etc। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट में टेक्सटाइल, सिरामिक्स, टॉयज, लेदर गुड्स, फूड स्टफ्स, यूटेंसिल, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि शामिल होती हैं। Now large scale industries। Large scale industries invest huge capital, employ thousands of laborers and use power driven heavy machinery। लार्ज स्केल इंडस्ट्री ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट करती है, यानी एक बहुत बड़ी पूंजी लगाती हैं। एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ लेबर्स, हजारों लेबर्स को एम्प्लॉय करती है। एंड यूज़ पावर ड्रिवन हैवी मशीनरी, और बिजली चालित हैवी मशीनरी यानी कि भारी
भारी मशीनों का इस्तेमाल करती हैं। रॉ मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड समटाइम्स इम्पोर्टेड। रॉ मटेरियल्स बाहर से मंगाए जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं, एंड समटाइम्स इम्पोर्टेड, और कभी कभी इंपोर्ट भी किए जाते हैं, मतलब बाहर से भी मंगाए जाते हैं, चाहे वो दूसरे राज्य से हो, अपने देश के दूसरे राज्य से, या फिर दूसरे देश से मंगाए जाते हों। फिनिश्ड प्रोडक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द कंट्री और एक्सपोर्टेड। फिनिश्ड प्रोडक्ट पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं या एक्सपोर्ट किए जाते हैं, अर्थात दूसरे देश भी भेजे जाते हैं। Production is highly specialized in there are separate departments for the different operations headed by functional managers. प्रोडक्शन काफ़ी स्पेशलाइज्ड होता है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं फॉर द डिफरेंट ऑपरेशंस, अलग अलग ऑपरेशंस के लिए। हेडेड बाय फंक्शनल मैनेजर, जिसकी कप्तानी या फिर जिसे अलग अलग मैनेजर्स कंट्रोल करते हैं। आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल्स, हैवी मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, पेट्रोकेमिकल्स, सीमेंट etc आर एग्जाम्पल्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। यानी ये सभी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। यानी रॉ मटेरियल्स के सोर्स के आधार पर इंडस्ट्री को 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, यानी बांटा जा सकता है। एग्रो, मिनरल, पेस्टोरल, मैरीन एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। नाउ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल को प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल्स आर कॉटन एंड जूट, टेक्सटाइल्स, sugar, food processing etc. And next is mineral based industries. Mineral based industries use rocks and minerals as their raw materials. ये रॉ मटेरियल के रूप में रॉक्स और मिनरल का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स आर आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स etc. And next is pastoral industries. The pastoral industries obtain their raw materials from animals. ऐसी इंडस्ट्रीज एनिमल से रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करती हैं। एग्जाम्पल्स आर लेदर गुड्स, वूलन टेक्सटाइल, प्रोसेस्ड मीट, डेयरी प्रोडक्ट etc. And next is marine based industries. Marine based industries obtain raw material from aquatic animals. ऐसी इंडस्ट्रीज एक्वेटिक एनिमल से यानी कि जलीय जानवरों से रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करती हैं। फॉर एग्जांपल फिश प्रोसेसिंग, जैसे कि फिश की प्रोसेसिंग करना। Now forest based industries. Forest based industries obtain their raw materials from forest or plants. ऐसी इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट या प्लांट से रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करती हैं। एग्जाम्पल्स आर पेपर, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड्स इत्यादि। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, according to ownership industries can be classified into 4 types: private, public, joint and cooperative. Private sector industries are owned and managed by individuals or a group of individuals. अर्थात प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज किसी व्यक्ति विशेष के स्वामित्व में होता है और उसके द्वारा मैनेज किया जाता है, या फिर व्यक्ति विशेष के ग्रुप के द्वारा उसे मैनेज किया जाता है, या एक ग्रुप का स्वामित्व होता है, यानी मालिकाना हक होता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज
आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप। ये सभी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। एंड नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स और देयर एजेंसीज। यानी ऐसे इंडस्ट्रीज पर स्वामित्व या मालिकाना हक सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या फिर उसकी एजेंसी के द्वारा मैनेज की जाती है और उन सबों का अधिकार होता है। यानी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज पर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होता है या उसके एजेंसीज का अधिकार होता है और उनके द्वारा ही मैनेज की जाती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, दुर्गापुर स्टील प्लांट फॉल इनटू दिस कैटेगरी। मतलब ऐसी सभी इंडस्ट्रीज इस कैटेगरी में फॉल करती हैं, मतलब आती हैं। एंड नेक्स्ट इज ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड ज्वाइंटली बाय प्राइवेट फर्म्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। मतलब ये वो इंडस्ट्रीज होते हैं जिस पर संयुक्त रूप से प्राइवेट फर्म और गवर्नमेंट एजेंसीज का स्वामित्व होता है और दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से मैनेज किया जाता है यानी प्रबंधन किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉर्म देयर ओन कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये ऐसी इंडस्ट्रीज होते हैं जिन पर स्वामित्व का अधिकार लोगों के एक ग्रुप के द्वारा या लोगों के ग्रुप का होता है और उनके द्वारा मैनेज किया जाता है। हु फॉर्म देयर ओन कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करते हैं या उसका गठन करते हैं। दे आर जनरली प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। वे सामान्यतः रॉ मटेरियल्स के प्रोड्यूसर्स होते हैं। शुगर मिल्स, डेयरी कोऑपरेटिव्स एंड द हैंडलूम इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। ये सभी इस टाइप के एग्जाम्पल हैं। नाउ अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। Now factors affecting location of industries. Some regions are industrially more advanced than others because they have conditions favorable for the growth of industries. कुछ रीजन्स इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक रूप से औद्योगिक दृष्टि से ज़्यादा एडवांस होते हैं देन अदर्स, अन्य की तुलना में, बिकॉज दे हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, क्योंकि उनके पास इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, उनके अनुकूल दशाएं होती हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स पर नज़र डालेंगे जो इंडस्ट्री के लोकेशन को प्रभावित करती हैं। एट फर्स्ट, रॉ मटेरियल्स। इंडस्ट्रीज दैट यूज़ हैवी एंड बल्की रॉ मटेरियल्स, यानी वैसे इंडस्ट्रीज जो हैवी और बल्की भारी भरकम रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करती हैं, लाइक कोल एंड स्टील। जो कोल जैसे कि कोल और स्टील प्रीफर लोकेशंस नियर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। जैसे कि कोल और स्टील ये रॉ मटेरियल्स के सोर्स के नज़दीक के लोकेशन को ज़्यादा पसंद करती हैं। दिस इज बिकॉज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच मटेरियल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे मटेरियल्स का लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्टेशन करना डिफ़िकल्ट होता है एंड एक्सपेंसिव, और महंगा भी पड़ता है, खर्चीला भी पड़ता है।
Industries using perishable raw materials are also usually located near sources of raw materials, as perishable materials have to reach the factories quickly. पेरिशेबल रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करने वाले इंडस्ट्रीज़ भी प्रायः रॉ मटेरियल्स के सोर्सेस के नज़दीक स्थित होते हैं। वो इसलिए क्योंकि पेरिशेबल मटेरियल्स हैव टू रीच द फैक्ट्रीज क्विकली, क्योंकि पेरिशेबल मटेरियल्स को शीघ्रतापूर्वक यानी बहुत तेज़ी से फैक्ट्री तक पहुंचाना होता है। एंड नेक्स्ट फैक्टर इज पावर। एन अनइंटरप्टेड सप्लाई पावर इज एसेंशियल फॉर रनिंग मशीन्स, यानी मशीन को चलाने के लिए पावर का एक अनइंटरप्टेड सप्लाई बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी आवश्यक होता है। हैंस रीजन्स रिच इन पावर रिसोर्सेज आर आइडियल लोकेशंस फॉर इंडस्ट्रीज। अतः पावर रिसोर्सेज से रिच रीजन्स इंडस्ट्रीज के लिए आइडियल लोकेशन होते हैं। एंड नेक्स्ट फैक्टर इज लेबर। For industries that require plenty of labor, densely populated areas are ideal locations as labor is abundant and cheap in such areas. यानी वैसे इंडस्ट्रीज के लिए जिसे बड़ी मात्रा में लेबर की ज़रूरत होती है, वैसे इंडस्ट्रीज के लिए डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज आर आइडियल लोकेशन। घनी आबादी वाले क्षेत्र आइडियल लोकेशंस होते हैं। एज लेबर इज अबंडेंट एंड चीप इन सच एरियाज। ऐसा इसलिए क्योंकि लेबर ऐसे एरिया में अबंडेंट होते हैं, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, एंड चीप और सस्ते होते हैं। एंड नेक्स्ट फैक्टर इज वाटर। इंडस्ट्रीज नीड वाटर फॉर कूलिंग मशीनरी, फॉर ड्रेनिंग आउट वेस्टेज एंड फॉर वेरियस अदर पर्पसेस। इंडस्ट्री को मशीनरी को ठंडा करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, फॉर ड्रेनिंग आउट वेस्टेज से यानी वेस्टेज को बाहर करने के लिए या बहाने के लिए, एंड फॉर वेरियस अदर पर्पसेस और विभिन्न अन्य उद्देश्य के लिए। सो मोस्ट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर। इसलिए अधिकांश इंडस्ट्रीज वाटर के सोर्स के नज़दीक होते हैं। एंड नेक्स्ट फैक्टर इज टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट। A flat topography and a moderate climate are ideal for most industries। यानी फ्लैट टोपोग्राफी और मॉडरेट क्लाइमेट, यानी जहाँ समतल मैदान हो, और दूसरा जहाँ की जलवायु ना तो बहुत गर्म और ना ही ज़्यादा ठंड हो, तो वैसे क्लाइमेट मोस्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए यानी अधिकांश इंडस्ट्रीज़ के लिए आइडियल होते हैं, आदर्श होते हैं। Hence plains have the highest concentration of industries। अतः यह इसलिए प्लेन्स में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का कंसंट्रेशन होता है। एंड नेक्स्ट फैक्टर इज मार्केट। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग पेरिशेबल और फ्रेगाइल गुड्स आर यूजुअली लोकेटेड नियर देयर रेस्पेक्टिव मार्केट्स so that the product can reach the markets with minimum delay or damage। यानी पेरिशेबल या फ्रेगाइल गुड्स का प्रोडक्शन करने वाले इंडस्ट्रीज प्रायः वैसे रिस्पेक्टिव मार्केट्स के नज़दीक स्थित होते हैं ताकि प्रोडक्ट को आसानी से मार्केट पहुंचाया जाए, यानी मार्केट आसानी से पहुंच सकें विद मिनिमम डिले और डैमेज, बिना मतलब कहा जाए तो बहुत कम देरी में और डैमेज और बहुत कम डैमेज के साथ, यानी कम से कम जहाँ डैमेज हो और बहुत कम से कम देरी हो, वैसे कंडीशन के साथ। एंड नेक्स्ट फैक्टर इज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हेल्प रॉ मटेरियल टू रीच फैक्ट्रीज एंड फिनिश्ड गुड्स टू रीच मार्केट्स। एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्रीज तक पहुंचने में मदद करती हैं, एंड फिनिश्ड गुड्स टू रीच मार्केट्स, और
फिनिश्ड गुड्स को मार्केट्स तक पहुंचाने में मदद करती हैं। क्या चीज़ वो है? तो वो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। ये क्या करती है? तो फैक्ट्रीज तक रॉ मटेरियल को पहुंचाने में मदद करती है, और दूसरा फिनिश्ड गुड्स को या मार्केट्स तक पहुंचाने में मदद करती है। Thus, regions that are well connected by transport routes are ideal sites for industries. इस प्रकार वैसे रीजन्स जो ट्रांसपोर्ट रूट्स के द्वारा वेल कनेक्टेड होते हैं वे इंडस्ट्रीज़ के लिए आइडियल साइट्स होते हैं, एक आदर्श स्थल होते हैं, आदर्श जगह होते हैं। कोस्टल लोकेशन विद शिपिंग फैसिलिटीज इज पार्टिकुलरली सुटेबल फॉर इंडस्ट्रीज यूजिंग इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स और प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। शिपिंग फैसिलिटीज़ वाले कोस्टल लोकेशंस ख़ास तौर पर सुटेबल होते हैं फॉर इंडस्ट्रीज़ यूजिंग इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, यानी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स या फिर एक्सपोर्ट के लिए गुड्स प्रोड्यूस करने वाले इंडस्ट्रीज़ के लिए सुटेबल होते हैं। एंड नेक्स्ट फैक्टर इज़ कैपिटल। Every industry needs capital for purchasing machine, power and raw materials and also for paying wages and meeting transportation cost। यानी प्रत्येक इंडस्ट्री को मशीन खरीदने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है, पावर खरीदने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है, यानी बिजली खरीदने की ज़रूरत होती है, एंड रॉ मटेरियल्स, और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, एंड ऑल्सो फॉर पेइंग वेजेस, और मजदूरी का भुगतान करने के लिए भी कैपिटल की ज़रूरत होती है, एंड मीटिंग ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट, और परिवहन खर्च यानी ढुलाई का खर्च की पूर्ति करने के लिए भी इंडस्ट्री को कैपिटल की ज़रूरत होती है। एरियाज़ वेयर मनी इज़ रेडली अवेलेबल, यानी वैसे एरिया जहाँ मनी पहले से अवेलेबल हो, एंड पीपल आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन इंडस्ट्रीज़, और जहाँ लोग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए विलिंग हो यानी इच्छुक हो, are therefore ideal location for industries। वैसे इंडस्ट्रीज़ के लिए, वैसे एरियाज इंडस्ट्री के लिए आइडियल लोकेशन होते हैं। एंड लास्ट फैक्टर इज गवर्नमेंट पॉलिसी। समटाइम्स द गवर्नमेंट मेक्स अ पार्टिकुलर लोकेशन attractive to industries by providing land, टैक्स, कंसेशंस एंड वेरियस फैसिलिटीज़। कभी कभी सरकार एक पार्टिकुलर लोकेशन को अट्रैक्टिव बनाती है टू इंडस्ट्रीज़, यानी गवर्नमेंट इंडस्ट्री को एक पार्टिकुलर लोकेशन, इंडस्ट्रीज़ के लिए एक पार्टिकुलर लोकेशन को अट्रैक्टिव बनाती हैं। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग लैंड, यानी भूमि प्रोवाइड करके, ज़मीन प्रोवाइड करके, दूसरा टैक्स कंसेशन, टैक्स में छूट दे करके, एंड वेरियस फैसिलिटीज़, और विभिन्न प्रकार के फैसिलिटीज़ दे करके। तो आज के लिए इतना ही, फिर इसके सेकेंड पार्ट को लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।